हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आरबीआई ग्रेड बी 2026 के जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं उन सब के लिए है। आज हम लोग सिलेबस पे एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो सबसे पहले आपको सिलेबस के टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में फेज़ 1 में पूछे जाएंगे। एंड उसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। सो इसमें हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टर पीडीएफ ये एक फ्री पीडीएफ है जिसे मैंने खुद डिज़ाइन करा है। इसमें आपको कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न का ओवरव्यू मिल जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा 2026 में। सिलेबस जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा, बट अभी हम उस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पीडीएफ में मिस्टेक्स भी मैंने बता दी हैं जो बिगिनर्स करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी है। एंड टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए ताकि कंप्लीट सिलेबस आज से स्टार्ट करके आपका फिनिश हो जाए, नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो वो पूरा टाइम टेबल भी इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि कैसे आपको एक सीक्वेंशियल मैनर में अपना सिलेबस कवर करना है। तो इस पीडीएफ को एक्सेस करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ रहने वाली है, तो वहाँ पे जाके आप लिंक के थ्रू जाओगे, आपको व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करेंगे। सो इंग्लिश इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट इन फेज़ 1 ऑल्सो, एंड फेज़ 2 में आपसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव पार्ट आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज देयर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट बुलेट पॉइंट मैंने दे रखा है यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, जैसा कि आपके स्कूल के टाइम में होता था कि एक पैसेज गिवन होता था, उसमें 3-4 पैराग्राफ्स होते थे किसी एक टॉपिक पे। लेट से ग्लोबल वार्मिंग पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा, फिर आपसे उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 to 5 डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी देयर जो उसी आपकी रीडिंग पे बेस्ड होते हैं एंड आपको उनका आंसर करना होता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग ये स्कूल डेज में कर चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाता है क्योंकि ये एक आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन है। ठीक है, सेकंड क्या है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट सेकंड बुलेट पॉइंट आप देखोगे तो क्लोज टेस्ट में क्या करना होता है। क्लोज टेस्ट में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह ही आपको पैसेजेस गिवन होंगे, बट इसमें क्या है, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे पैसेजेस में। ओके, एंड इन द क्वेश्चंस यू विल बी गिविंग 5 ऑप्शंस विल बी गिवन, एंड फिर आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है यूजिंग द ऑप्शंस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर नेचर के होते हैं। तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका वोकेबलरी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप क्लोज टेस्ट में अच्छी एक्यूरेसी के साथ अचीव कर पाओगे गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको पैरा जंबल्स भी कहते हैं। किसी एक टॉपिक पे एक पैराग्राफ होगा, बट उस पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं वो रीऑर्डर्ड कर रखे होंगे, एक जंबल्ड वे में गिवन होंगे। ठीक है, तो आपको उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि जो पैराग्राफ है उसका कुछ लॉजिक बने। ठीक है, तो आपको 5 ऑप्शंस दे रखे होंगे एंड वो 5 ऑप्शंस 5 अलग अलग सेंटेंसेस होंगे। फिर आपको बताना है ABCDEF, 5 जो ऑप्शंस हैं, ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनको कैसे आप अरेंज करोगे। पहले बी आएगा या पहले डी आएगा ऑप्शन, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, तो आपको रीअरेंज इनको करना है। ठीक है, तो ये भी तभी आप कर पाओगे जब आपकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली ये आपकी इंग्लिश ग्रामर को टेस्ट करने के लिए एंड आपकी वोकेबलरी को टेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आप देखोगे, एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रामर जो है इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है। हम लोगों ने स्कूल डेज़ में 6, 7th, 8th, 9th क्लासेस में अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक होती थी हमारी अलग से, एंड हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे। तो उसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स हमने सीखे वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ग्रामर के रूल्स पता हैं तभी आप मिस्टेक बता पाओगे कि इस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं कि आपको सेंटेंस के अंदर मिस्टेक होगी कहीं पे, फिर आपको 5 ऑप्शंस दे देंगे कि कौन से वर्ड में मिस्टेक है सेंटेंस के, एंड यू शुड नो द करेक्ट वन। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी टाइम बाउंड टेस्ट इन आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट को देख लेते हैं, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको फ्रेजेस के बारे में पता होना चाहिए और सेंटेंस को करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगेन दिस इज इंग्लिश ग्रामर ओनली।
सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन। यहाँ पर आपका कॉमन सेंस अप्लाई होता है कि कोई पैराग्राफ आपको दे रखा है एंड उसको आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन क्या फिट रहेगा। तो वहाँ पे आपकी ग्रामर भी चेक हो रही है, आपका कॉमन सेंस भी चेक हो रहा है एंड आपकी वोकेबलरी भी चेक हो रही है। वहाँ पे कुछ गलत वर्ड्स वो लोग ऑप्शंस में जानबूझ के दे देंगे ताकि अगर किसी स्टूडेंट की वोकेबलरी सही नहीं है तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर and of course your marks will be cut because it is based on negative marking. Multiple meaning words, synonyms and antonyms, इस पे हम जितना भी स्ट्रेस दे दें उतना कम है क्योंकि ये आपकी वोकेबलरी का पार्ट है। सिनोनियम एंटोनियम हमने स्कूल टाइम में भी कर रखा है बट आरबीआई ग्रेड बी लेवल का आपने अभी तक नहीं करा होगा। तो सिनोनियम एंटोनियम में क्या है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें कुछ पैराग्राफ में भी ऐसा हो सकता है कि किसी वर्ड को बोल्ड में करके दे दें एंड आपसे क्वेश्चन में पूछ लें उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि वी हैव हाईलाइटेड अ वर्ड इन बोल्ड, व्हाट इज द एंटोनियम among the given options, and then they will give you 5 options. So you should know the antonyms and synonyms also of all those words which are important for RBI grade B. Okay, next is idioms and phrases. So this is another thing in your vocabulary. Then there is para or sentence matching. So in this what they can do is that they will divide a sentence into 2 parts. Okay, and they will give you 4 different sentences इन पार्ट 1 एंड 4 डिफरेंट सेंटेंसेज ऑन द राइट इन पार्ट 2. सो आपको क्या करना है, आपको कॉलम्स 2 गिवन रहेंगे, आपको अपने सेंटेंसेज को ऐसे मैच करना है कि दोनों पार्ट्स को जोड़ के एक करेक्ट सेंटेंस बन जाए. सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंग्लिश ग्रामर, आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रिपरेशन ऑफ वोकेबलरी. उसके बाद आप सेंटेंस मैचिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें. नेक्स्ट है मिसलेनियस वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चीज़ जो आपकी चेक होती है ये यूजुअली आपकी चेक हो जाती है रीजनिंग सेक्शन में. ठीक है, तो कभी कभार इंग्लिश और रीजनिंग को कंबाइन करके 1 और 2 क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू, दैट विल कम इन द मिसलेनियस पार्ट. और उसमें सिनोनियम्स एंटोनियम्स, अगेन आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो दिस इज़ अबाउट द फेज़ 1. अभी हमने ऊपर जो अभी तक ऑब्जेक्टिव पार्ट के टॉपिक्स देखे हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज के टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन में. सो द फर्स्ट वन इज़ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो सेकंड टॉपिक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्लोज टेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस कैटेगरी में से देखने को मिलेंगे इन योर फेज़ 1 एग्जामिनेशन. Now another thing which you cannot ignore is your descriptive writing skills, because जो phase 2 एग्जामिनेशन है, जो phase 1 को आप जब क्लियर कर लोगे तो phase 2 देने जाओगे, वहाँ आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने आने चाहिए, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. इसका अलग से इंग्लिश का भी सेक्शन रहेगा फेज़ 2 में, एंड जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी पड़ेगी. तो जब तक आपकी इंग्लिश राइटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक आपको एसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग ये अच्छे से नहीं आता होगा, तब तक आप प्रॉपरली अपने राइटिंग स्किल्स को वहाँ शो नहीं कर पाओगे एंड अपने आइडियाज़ को कन्वे नहीं कर पाओगे. तो ये जो 3 चीज़ें मैंने मार्क करी हैं, दे शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स को हम इग्नोर करेंगे, बट इन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस देना होगा. सो दिस वॉज अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट. लेट्स मूव ऑन. दिस इज़ रीजनिंग एबिलिटी. रीजनिंग एबिलिटी जो सब्जेक्ट है, इसमें साइलॉगिज्म के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो सिलॉगिज्म में क्या होता है, आपको 4 to 5 स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे एंड आपको कुछ कंक्लूजन्स दे रखे होंगे. आपको उन स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना है. ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा ना होता हो, बट वहाँ पर जो आपको एग्जाम में चीज़ें दे रखी हैं उनको आपको ट्रू मान के कुछ कंक्लूजन्स जो गिवन है उनके बारे में बताना है कि ये कंक्लूजन सही हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और नॉट. ठीक है, तो सिलॉगिज्म के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं. सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट. इसमें आपको कुछ चीज़ें दे रखी होंगी, कुछ एलिमेंट्स दे रखे होंगे, आपको उनमें से ऑड वन जो है, जो अलग है, उसको मार्क करना है. नेक्स्ट इज़ योर कोडिंग डिकोडिंग. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको कोई एक कोड दे रखा होगा, जैसे कि मिलिट्री में भी
कोड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। वर्ल्ड वॉर में मॉर्स कोड यूज़ होता था। तो बेसिकली आपको कोड्स में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, कुछ एग्जाम्पल पहले दिए होंगे, आपको उसको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द पैटर्न विच इज़ बीइंग फॉलोड। तो आपकी बेसिकली लॉजिकल स्किल्स, आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपके रीजनिंग एबिलिटी चेक हो रही है यहाँ पे। एंड फिर आपको एक प्रॉपर कोड देंगे एंड फिर उस कोड को आपको डिकोड करना होगा, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होगा। इनइक्वालिटी इज बेसिकली विच मीन्स नॉट इक्वल। सो इनइक्वालिटी में क्या होता है कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे एक आपको सेंटेंस, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसमें कुछ ABCD कुछ लोग होंगे। एंड लीनियर भी हो सकता है, लीनियर मतलब डायरेक्टली, एंड कोडेड हो सकता है, कोडेड फॉर्म में। तो आजकल कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पैटर्न एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पैटर्न है, ठीक है। पहले आपसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे एग्जाम में, बट अब इन टॉपिक्स के कोडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक कोड बना देते हैं, उस कोड के कुछ रूल्स होते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसको पहले डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो जो मेरी क्लासेस अभी चल रही हैं ऑलरेडी बिगिनर टू बैंकर कोर्स में, उसमें हम लोग कोडेड फॉर्म, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग पैटर्न है, उसकी भी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी। डायरेक्शन सेंस डिस्टेंस मूवमेंट, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, बट यहाँ पर भी अब कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लगे हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से रैंकिंग के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, बट एक्चुअली आपको फाइंड आउट करना है कि किस पर्सन की क्या रैंक रहने वाली है यूजिंग द गिवन डेटा। तो ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइप of questions in all these topics is that you will be given some information, you have to think clearly, you have to use that information, you have to decode something, and using your logical sense you have to come to the salient points or the answer. ब्लड रिलेशंस, सो ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है, आपकी जो फैमिलीज होती हैं, फादर मदर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके रिलेशंस होते हैं उनके बीच में कोई पैटर्न आपको फाइंड करना होता है, या फिर कुछ चीज़ें हिडन होती हैं तो उनको आपको गिवन डेटा को यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना होता है कि क्या रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। इनपुट आउटपुट, अगेन ये मशीन लर्निंग की तरह होता है, ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासेस में। डेटा सफिशिएंसी, पजल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो पजल्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको फोकस रखना है। एंड एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। अगर आप इन दोनों में से एक में वीक हो देन इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर। बट अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से नहीं फोकस कर पाए तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज यू शुड बी गुड इन आइदर वन ऑफ द टू, आइदर यू शुड बी गुड इन पजल्स और यू शुड बी गुड इन सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आप दोनों में अच्छे हो तो वेल एंड गुड। क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर आपको उसमें अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। मिक्स्ड लॉजिक सेट्स, इसमें अलग अलग चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट्स आपने अलग अलग टॉपिक्स में सीखे हैं उनमें लॉजिक अप्लाई करके एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, टोटल वैरायटी आ जाती है। इसका 1 और 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। देन इसके अलावा स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है, कोर्सेज ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे टेस्ट होती है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग। देन मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन, okay, this can be some kind of data which is given to you in the question. It can be in the form of table, pie chart, bar graph, anything, line graph, anything, okay. So you have to use that information जो आपको data given है, and फिर आपको 4 to 5 MCQ given होंगे, उनका आंसर करना है। तो this is going to be the maximum weightage kind of topic in your quantitative aptitude in your mathematics, okay. Apart from this, all the other topics are already known to most of the students. Number series and a pattern you have to identify among the numbers, and you have to find the hidden numbers at the end or at the beginning. Then mixtures and allegations, some kind of, you can take an example कि जैसे मिल्क और वाटर का मिक्सचर होता है, तो कितने रेशियो में उनको मिक्स करें हम मिल्क एंड वाटर को, ताकि कितनी परसेंटेज उसमें रहे, क्या रेशियो रहे मिल्क का, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट।
प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उससे रिलेटेड है, डिस्काउंट से रिलेटेड है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सो कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट अगर होता है तो उसको अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्या कंपाउंडिंग होगी, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रिंसिपल पे क्या अमाउंट मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, जब हम किसी व्हीकल में मूव कर रहे होते हैं तो कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसका ट्रेन्स की तरह भी एक एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। बोट्स और स्ट्रीम से रिलेटेड है, जिसमें स्ट्रीम जो है वो एक तरफ बह रही है और बोट आपकी दूसरी तरफ जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, अगर दो लोग किसी काम को कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपने स्कूल लेवल पे तो करी होंगी 10th क्लास में, बट यहाँ पर उसका एडवांस्ड वर्जन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव अराउंड 30 to 35 seconds. So within 30 to 35 seconds you have to read the question, you have to mark the correct answer also, and you have to solve it again also in your mind also. And if you use the pen and paper, then the steps should be minimum. Okay, then next is probability, percentage, simplification, approximation, algebra, ratio and proportion. All these are the syllabus of quantitative aptitude. Okay, and data interpretation is the most important. When I'm saying most important, it means you cannot afford to skip this topic. I have mentioned in the thumbnail also, do not skip. Okay, so this is what I mean. नाउ फाइनली इन द फेज़ 1 द फाइनल सब्जेक्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। तो ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है। इसमें से आपसे ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि इस ईयर आपसे किसी और टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट ईयर किसी और टॉपिक के, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग ओवर ईयर। सो करंट अफेयर्स जो है इसमें क्या क्या टॉप चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फर्स्ट है मेजर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इवेंट्स, तो मेजरली लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे अगर आप 1 ईयर तक कवर कर लोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, ठीक है, लेकिन उसमें से भी मेजॉरिटी लास्ट 6 मंथ्स के पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट, schemes are important, and initiative by RBI are very important because you are going for RBI examination. Economic survey, budget highlights of the union budget are important. Then RBI reports, RBI policies are important. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट यू कैन सी फाइनेंशियल न्यूज़। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक फाइनेंस का सेक्शन होता है, एक बैंकिंग का सेक्शन होता है, इकोनॉमी का सेक्शन होता है, तो उसमें जो भी चीज़ें बात हो रही हैं, किसी बैंक्स के मर्जर्स हो रहे थे, कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं या कोई एक्विजिशन हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज RBI इज़ रेगुलेटिंग ऑल दिस। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके बीच में जो भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, किसी कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रीटीज़ हो रही हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। देन all the reports at the international level given by the World Bank, United Nations and the indices, they are important. तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब भी आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं, कोई परसेंटेज होता है, कोई 25,000 CR का लेट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कैन बी आस्क्ड इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप आपको कुछ नया पता चला होगा कि ऐसी फैक्ट एंड फिगर को भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। So next thing in general awareness, first was current affairs, second thing is your banking and financial system. So ये एक static का part है, ठीक है, static affairs है, it does not change with time। आपको जनरल जो सिस्टम है बैंकिंग का एंड जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी डिटेल्ड इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट इज़ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, तो बाकी सारे मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं जैसे कि डिजिटल पेमेंट हो गया एंड आपका टैक्सेशन हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, ऑल दिस यू शुड नो। एंड ये आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। जब आप इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। तो ये नॉलेज आपके लिए फेज़ 1 के लिए भी ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी है, एंड फेज़ 2 में जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे तो वहाँ पे भी आप अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन शो करोगे तो आपकी नॉलेज की डेप्थ पता चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि ये जो सिलेबस अभी हमने फेज़ 1 का पूरा डिस्कस करा, अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको PDF बताई थी वो तो आप उसमें आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा, बट ये सिलेबस कवर कैसे करना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, तो मैं आपको बेस्ट
सोर्स बता रहा हूँ, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसका 2026 आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम जो है उसका बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में 5 पॉइंट्स गिवन है। बेसिक से एडवांस वीडियो क्लासेस, 1-on-1 आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। जो लोग सिलेक्टेड हैं वो लोग आपको पर्सनली गाइड करते हैं, एक्स मैनेजर्स। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका कवर होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, इंटरव्यू। स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, वीडियो क्लासेस भी इसी में मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म रहेंगे तो आप इन्हें बाद में दोबारा भी देख सकते हो। प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो भी इसी में आपके टीचर्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, तो डाउट क्लियरेंस भी यहीं हो जाएगी। तो इसके बाहर से आपको और कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। यू डू नॉट नीड एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस बैच फॉर एनी सब्जेक्ट इन योर फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू. Who are teaching you can see your mentors. I am one of them. I am teaching you reasoning. I am also teaching you economic and social issues for phase 2. So to join the course, the link is given in the description. आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी तक नहीं करा है। क्लासेस ऑलरेडी थोड़े दिनों पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। Now next thing is, there are two plans of this course. First is standard version, second is pro version. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। जो फर्स्ट वर्जन है ये फुली ऑनलाइन है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, फ़ोन एंड लैपटॉप दोनों पे ये वर्क करता है। तो 11,000 इसका प्राइस है, बट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 55% इट्स ओनली 4,899। तो अभी लोएस्ट प्राइस इसका इस समय चल रहा है। आगे इसका प्राइस इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, तो अभी ज्वाइन करना बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। अगर आपको साथ में हार्ड कॉपी बुक्स भी चाहिए अपने एड्रेस पे, तो आप प्रो वर्जन के साथ जा सकते हो, जो राइट साइड में शो हो रहा है। प्लान 2 इसमें लिखा है। इसमें क्या है, अभी 60% ऑफ चल रहा है, तो 25,000 की जगह ये आपको 8,499 में मिल जाएगा। इसमें कोर्स तो सेम रहेगा, बट उसके साथ आपके घर पे बुक्स भी डिलीवर हो जाएंगी। दैट विल कवर योर एंटायर सिलेबस। सो जो फर्स्ट कोर्स है स्टैंडर्ड, उसमें आपको ऑनलाइन मटेरियल रहेगा कंप्लीट। सेकंड में आपको ऑनलाइन के साथ साथ बुक्स होम डिलीवरी भी रहने वाली है। सो हेयर आर सम ऑफ द रिव्यूज़ ऑफ द कोर्स, यू कैन गो थ्रू दैम। एंड कोर्स को ज्वाइन करने के लिंक जो हैं दोनों के, स्टैंडर्ड और प्रो वर्जन के, वो अभी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिए हैं। जो बच्चे सीरियस हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। वो लोग मेरी क्लासेस भी अटेंड करते हुए चल रहे हैं, रीजनिंग की, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस, एंड वो लोग सीरियस हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये सही टाइम है आपका आरबीआई ग्रेड बी 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अगर आप सीरियस हो, आप आज से ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। नाउ आई एम लीविंग दिस फॉर यू, यू कैन जस्ट वॉच द रिव्यूज़। ऑल द बेस्ट। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे यूट्यूब पे कई बार मैंने पहले जो प्रिपरेशंस करी हुई है तो वो बहुत तेज तेज पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करे बस। तो मतलब जो बाई चांस बीच में एक नंबर का कोई कंसेप्ट था जो ये समझ में नहीं आया तो उसको इग्नोर कर दिया। तो वो था कि बहुत अच्छे से स्लोली स्लोली चीजें चल रही हैं तो वो चीज समझ में आ जाती थी कि कहाँ मिस्टेक हुई मेरी, कहाँ नहीं होनी चाहिए थी। वो चीजें ठीक है, क्योंकि मैं तो थोड़ा स्लो ही चाहिए था। नहीं तो यूट्यूब से भी था, बहुत सारे मेरे पास चीजें थी, बट मेरे को एक ऐसी चीज चाहिए जो थोड़ा स्लो पढ़ा है। तो वो चीज अच्छी है कोर्स के अंदर, वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। ये जो मैंने पहले भी कोर्स से रिव्यूज जहाँ पे पढ़े थे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि मतलब अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा है, ये सब चीजें, तो तभी मैंने इसके लिए कोर्स भी लिया था। ये भी अपना फ्रैंकली कुछ चीजें बता दूं, जो जैसे जो कोर्स ज्वाइन करने से पहले थी तो मैंने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया था माइंड में कि मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ। ठीक, मेरे को पता है कौन टॉपिक्स तो बता दे, बट मेरे को ये होता है कि सुबह मैं एक क्लास लेके फिर उस टॉपिक को करूँ। तो वो मेरे को प्लस पॉइंट मिल जाता है कि सुबह मैं एक क्लास ले लेता हूँ और उसके बाद मेरा सारी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो वो एक अच्छी चीज थी कि मेरे को क्लैरिटी थी कि मैं तो क्या क्या पढ़ना है, ये वीडियोस देखूंगा या ये टॉपिक्स करूंगा, उसके बाद मॉक लगाए या फिर पीवाईक्यूज लाए। तो उसके बाद जैसे स्कूल में होता था कि पहले किसी ने पढ़ा दिया, फिर मैं अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करूंगा। तो एक वो बेनिफिट मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था बस प्रिपरेशन के लिए। तो एक ये मेरे को बेनिफिट रहा। और ऑब्वियसली नोट्स एंड ऑल है, उनका पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, तो उसका बेनिफिट मिलता रहता है और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। आपकी प्रिपरेशन वीडियोस इतने बिल्कुल राइट। लेंदी, हाँ वीडियोस इतने लेंदी नहीं है तो वो भी मतलब मुझे ठीक लगा कि 2 ढाई घंटे की क्लास ना होगी, बस 1 घंटे की क्लास है तो वो भी इजीली मतलब कवर हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सर अब अभी मुझे मतलब इनिशिएट करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है कि बहुत ज्यादा मतलब लेंदी नहीं है, मतलब डुएबल है, हो जाएगा। नहीं तो अदर जैसे अदर कोर्सेज में मतलब मैं नाम नहीं लूंगी तो उसमें बहुत 2 2 ढाई ढाई घंटे की क्लास है और इतनी बड़ी बड़ी समरी शीट वगैरह है, तो फिर वो माइंड में डाउट रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो फिर वो सब छोड़ के तो फिलहाल तो मैं फेज 1 में ही लगी थी, बट अभी लग रहा है कि हो जाएगा, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फेज 1 फेज 2 भी हो जाएगा।
Yes, sir. So I was quite skeptical about my preparation before joining the course, as entire thing is in this haphazard manner. The syllabus in itself is so wide. So one thing that I found really good in your course is that everything is arranged so logically and systematically. So one can have a clearer picture as to what is the thing that is required to crack this exam. Like, so one need not to look after so many materials. So everything is just so systematically arranged. This is the best part that I've found, like PYQs, everything is there. So this is something, this course has given me clarity towards as to how should I approach my preparation, and that is something which is going to help me in cracking the Reserve Bank of India exam, I feel. पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, लाइक इट वाज़ के मुझे ये भी नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ ये था कि बैंक में जाना है, बट मुझे कभी कोचिंग का भी मैंने बहुत रिसर्च करी थी। देन आई गॉट थ्रू कि आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। एंड प्लस आई वाज़ प्लानिंग कि ऑफलाइन कोचिंग लूँ, बट ऑफलाइन में टाइमिंग का बहुत इश्यू रहता है, तो इसलिए ऑनलाइन वाज़ बेटर। तो आपकी टीम से जब मेरी बात हुई तो दे वर आल्सो हेल्पफुल कि मुझे गाइड करने के लिए, एंड दिस सेशन आल्सो हेल्प्ड अ लॉट कि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली मतलब मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। सो या इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मैंने कहा मेरे पास हमेशा से साइंस रहा है, उसके बाद मैंने आर्ट्स भी पढ़ी है, बट मैंने कभी कॉमर्स बैकग्राउंड मेरा रहा नहीं। तो उनकी क्लासेस काफ़ी स्पेसिफिक होती है और वो बच्चों को ऐसे पढ़ाते कि उनको कभी फील नहीं होता कि वो उनको कोई टॉपिक समझना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट समझाया था काफ़ी टॉपिक्स, एंड स्पेसिफिकली सिर्फ पीडीएफ से पढ़ाया नहीं था। काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जो पीडीएफ बना देते हैं और उनमें से सिर्फ बोल देते पढ़ा देते हैं, अपने विद एग्जाम्पल्स, एंड पीडीएफ भी काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ इंटीग्रेटेड थी। सो काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ बैंक कोर्स की यही है कि इसमें ना जो टीचर्स हैं वे काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं। सेकंड थिंग, वो बर्डन नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। अगर क्लासेस है, जैसे आपने भी कही ईएसआई की एफएम की क्लासेस हैं, तो वो ओवरलैप नहीं हो रही है। किसी भी स्टूडेंट को अगर पढ़ना है तो वो नॉर्मल डेज पे कर रहा है। अगर कोई वर्क में है, जॉब कर रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है साथ के साथ, तो वो अगर डेली बेसिस पे 3 आवर्स भी डिवोट करे तो वो अच्छे से मेरे अकॉर्डिंग वो कवर कर सकता है सिलेबस। जो आपकी रीजनिंग की क्लासेस हो गई, एफएम की क्लासेस हो गई, एंड ईएसआई की क्लासेस हो गई, एंड क्वांट की क्लासेस हो गई, ये स्पेसिफिकली ओवरबर्डन नहीं कर रही किसी भी स्टूडेंट को। उसके अलावा वन मोर थिंग मुझे जो अच्छी लगी, वो जो हमारे बैंकर्स कोर्स के पीछे की टीम होती है, तो दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। उनको आप जब भी कांटेक्ट करोगे वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। सो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। एंड लेवल की बात है तो मुझे ये लगा कि ये टारगेट एग्जाम का जो लेवल होता है उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ई बुक में भी हैं। उसके अलावा एक सिंपल स्ट्रेटेजी, सॉर्टेड स्ट्रेटेजी आपने मुझे बता दी। जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किए थे फॉर लाइक प्रैक्टिस, तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे सिलोजिज्म के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो पहले मतलब स्टेटमेंट कंफ्यूजन वाले, तो उसमें ऐसा होता था कि मेरे हिसाब से वो सही है लेकिन वो गलत होता था उसका ऑप्शन। और मतलब आपसे पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट जब मैंने देखे हैं तो मतलब कुछ समझ में आया है कि हाँ मे बी आई एम रॉन्ग और इसमें क्या गलत